पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता में होंगे शामिल। सुरक्षा पहलों की प्रगति की भी करेंगे समीक्षा। आज नोएडा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डायग्नोस्टिक सेंटर का करेंगे उद्घाटन। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां पूरी की। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। नई टीम के साथ पहली बार हाई लेवल मीटिंग करेंगे नितिन नबीन। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी होंगे शामिल। कई मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। चौबीस अगस्त को रायबरेली जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। चौबीस राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। कुछ जिलों में भारी बारिश से स्कूल रहेंगे बंद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां गृह मंत्री अमित शाह की आज सिलीगुड़ी में हाई लेवल मीटिंग। सीमा सुरक्षा पर अमित शाह करेंगे मंथन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की होगी समीक्षा। बीएसएफ और अधिकारियों संग अमित शाह की ये बैठक। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, 2 दिवसीय ये पश्चिम बंगाल का गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और कल पहले दिन कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी थी पश्चिम बंगाल वासियों को, सिलीगुड़ी वासियों को। आज सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया जाएगा अमित शाह के द्वारा। सीमा सुरक्षा को लेकर के यहां पर बैठक करेंगे अमित शाह। आज सिलीगुड़ी में एक हाई लेवल मीटिंग है जिसमें बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीमा सुरक्षा पर अमित शाह मंथन करेंगे, बैठक करेंगे, जानकारियां लेंगे और जो अमित शाह के पास जानकारियां होंगी उसको अधिकारियों के साथ साझा करेंगे। बीएसएफ और अधिकारियों के साथ अमित शाह की ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने जा रहे हैं। आज सिलीगुड़ी में ये बैठक है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सुरक्षा को लेकर चर्चा हो सकती है। क्या जरूरी कदम पश्चिम बंगाल की व्यवस्था के लिए उठाए जा सकते हैं, सुरक्षा के लिए उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर के मंथन होगा और चिंतन होगा। साथ ही बीएसएफ और बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, पश्चिम बंगाल सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील। बीएसएफ और अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज नोएडा का दौरा। नोएडा में डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन करेंगे। सेक्टर 6 के इंदिरा गांधी कला केंद्र पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। करीब 1 घंटे नोएडा में रहेंगे रक्षा मंत्री। राजनाथ के दौरे को लेकर अलर्ट पर प्रशासन नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको दे दी, जहां राजनाथ सिंह का आज नोएडा का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेक्टर 6 के इंदिरा गांधी कला केंद्र पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तकरीबन 1 घंटे नोएडा में ही रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ा कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होंगे और डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे रक्षा मंत्री। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिन की शुरुआत नोएडा से होने जा रही है, जहां वो डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन करने आएंगे।
करीब 1 घंटे तक नोएडा में ही रहेंगे रक्षा मंत्री। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे और यहां पर डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जिससे आम जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी। खबर राजधानी से दे दें, जहां आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। देश भर में कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी की ये बैठक, बीजेपी की नई टीम के साथ होगी अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इसमें शामिल होंगे। तो देश भर में कार्यक्रमों को लेकर के बीजेपी सक्रिय, बीजेपी की नई टीम के साथ ये अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी की ये बड़ी बैठक, दिल्ली में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और जो नई टीम, नितिन नवीन की नई टीम तैयार हुई है, जिसमें कई बड़े चेहरे हैं। और सबसे सीनियर चेहरे की बात करें तो और बता दें कि उसमें स्मृति ईरानी भी शामिल है। और इस बार की जो टीम है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। दिल्ली में आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक है। देश भर में कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी की ये बैठक। स्नेह कमल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए जो नई टीम बनकर तैयार हुई है नितिन नवीन की, आज उस टीम के साथ बैठक है। 35 सदस्यीय है। आज इसकी पहली बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बुलाई गई है। मुख्यतः एक तरह से यह परिचय कार्यक्रम होगा, चूंकि अभी नवगठित टीम जब पिछले 3-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की, इसके बाद ये पहला कार्यक्रम होगा। सभी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और जिस तरह से जो आगामी चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे पार्टी की रणनीतियां हो, जो पार्टी की जो उपलब्धियां है, इन सभी पर चर्चा की। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक, जिसमें नितिन नवीन की जो 65 सदस्यीय टीम है, आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचेगी। एक तरह से जो है आपसी तालमेल और परिचय कार्यक्रम के रूप में से देखा जा रहा है। सभी नए पदाधिकारी आपस में जुटेंगे, चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे। बिल्कुल स्नेह कमल, तो देखिए जो नई टीम बनकर तैयार हुई है, अगर उसको देखें तो उसमें महिलाओं की जो बात कही गई थी कि 33% तक हिस्सेदारी दी जाएगी। हालांकि 33% तक हिस्सेदारी जरूर नहीं है, ये 18-19% तक मानी जा रही, लेकिन एक मजबूत स्तंभ के तौर पर महिलाएं मौजूद हैं। कई ऐसे चेहरे इस टीम में शामिल किए गए हैं जिनको लंबे वक्त से जगह नहीं मिल रही थी। कुछ लोगों को रिपीट किया गया है, बाकी सारे फ्रेश चेहरे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि बड़े राज्यों में चुनाव है। बात अगर हम उत्तर प्रदेश की कर ले तो वहां से 8 बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड से 4 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, अगर आपने महिलाओं की अगर हिस्सेदारी की बात की, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी 33% हिस्सेदारी की जरूर बात करती थी, लेकिन अपनी राष्ट्रीय टीम में ही खुद महिलाओं को 33% हिस्सेदारी नहीं दी है। लेकिन जहाँ तक चेहरों की अगर बात करें तो महिलाओं के रूप में बड़े चेहरे हैं, जिसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं इसमें ये शामिल किए गए हैं। उसके अलावा कुछ पुराने चेहरों की वापसी हुई है, कुछ नए चेहरों की जो इसमें समन्वय तो कुल मिलाकर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की टीम में युवा और अनुभव का जो समन्वय जो बनाया गया है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की जो 65 सदस्यीय नई टीम है नितिन नवीन की, वो काफी मजबूत टीम है। आगामी जो है राज्यों के 2027 की, चाहे 3-4 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो, चाहे 2029 का लोकसभा चुनाव हो, इन सभी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज की बैठक काफी अहम होगी। यह टीम भी काफी अहम है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। देश भर में कार्यक्रमों को लेकर के ये बीजेपी की बैठक मानी जा रही है कि अलग अलग तरीके के कार्यक्रम देश भर में चलाए जाएंगे और इसको लेकर ये बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।
वहीं आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलराम कृषि महोत्सव से जुड़ेंगे। तो आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। तो वीडियो कॉल के जरिए बलराम कृषि महोत्सव से जुड़ेंगे डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और आज दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। वीडियो कॉल के माध्यम से उन सभी कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। बलराम कृषि महोत्सव है, दोपहर 1:30 बजे वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ेंगे डॉक्टर मोहन यादव। तो बता दें कि आज दिल्ली दौरे पर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कई स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे मोहन यादव। दोपहर 1:30 पर वीडियो कॉल के माध्यम से मोहन यादव जुड़ेंगे लोगों से। तो बता दें कि आज डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली का दौरा है और इनका ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि मुलाकात भी हो सकती है कई लोगों से और इसी के साथ साथ वीडियो कॉल के माध्यम से कार्यक्रमों में जुड़ेंगे। वहीं मेरठ में एसएसपी कार्यालय में अभद्रता और मारपीट के मामले ने तूड़ पकड़ लिया है। ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट और डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। मामले का संज्ञान लेते हुए एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। एडीजी ने जांच सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी अभिषेक सिंह को सौंप दी है। डीआईजी को मौके और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की गहनता से जांच कर जल्द विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। तो डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह को जांच सौंप दी गई है। घटना से जुड़े सभी तथ्यों की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी भानु भास्कर ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश। डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह को सौंपी गई जांच। एसएसपी मेरठ के कार्यालय में किसी बात पे वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद से उसमें दोनों लोगों के बीच में कोई सी बात की थोड़ी सी बात खराब हो गई। उसके बाद से हिंसा का प्रयोग हुआ। तो ये आरोप जब संज्ञानित किया गया हमारे, तो हमने तत्काल इस आरोप पे, इस प्रकरण के ऊपर एक जांच करने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह को निर्देशित किया है। और अभिषेक सिंह जो है रास्ते में है, वो आके सभी लोगों जितने इसमें हैं सभी लोग से बात करेंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे, सभी पक्षों से बात करेंगे, पूरी जांच को अति शीघ्र कंप्लीट करके हमें सौंपेंगे। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर में चंगाई सभा को लेकर हंगामा हो गया। सभा की आड़ में धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। मौके से बाइबल पुस्तक बरामद होने की भी दावा किया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस सभा के आयोजन लगाए गए आरोपों और मौके पर मौजूद लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। धर्मांतरण के आरोपी के पुलिस जांच के बाद भी स्थिति स्पष्ट होगी। तो चंगाई सभा के दौरान हिंदू संगठनों का हंगामा देखने को मिला। चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। तो सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने विरोध किया। फतेहपुर से ये आपको खबर दे रहे हैं और पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। चंगाई सभा के दौरान हिंदू संगठनों ने यह हंगामा काटा। धर्मांतरण का आरोप है। चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप है। बताते हैं कि यहाँ पर ईसाई धर्म के कुछ लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा है कि चंगाई सभा के नाम पर लोगों से धर्मांतरण कराया जा रहा था और जो हिंदू संगठन है उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर
चंगाई सभा के नाम पर पहले लोगों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जाता है और उनकी गरीबी, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें लालच देकर उनसे धर्मांतरण कराया जाता है कि अगर वो ईसाई बन जाते हैं तो उन्हें कुछ पैसे मिलेंगे, खाने पीने का सामान मिलेगा और ऐसी छोटी छोटी लालच देकर लोगों से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले पर जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं चंदौली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कलेक्ट्रेट में तैनात मुंशी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और मौत, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई। एक और परिवार उजड़ गया। कलेक्ट्रेट के मुंशी की दर्दनाक मौत हुई है। चंदौली से आपको घटना बता रहे हैं, जहां अगर हर दिन गिनती लगाई जाए तो ये गिनती खत्म नहीं होगी। इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तार की वजह से। लोग वाहन सड़कों पर ऐसे दौड़ाते हैं जैसे सड़क पर उनके अलावा कोई और हो ही ना। आप देख सकते हैं कि परिजन रो रहे हैं, बलक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है, अपने व्यक्ति को खोया है। और यहाँ चंदौली से खबर सामने आई है, जहाँ पर तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी बाइक सवार को और बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पेशे से मुंशी था कलेक्ट्रेट में ये व्यक्ति और अपने घर को संभाल रहा था और इसकी मौत से कोहराम मच गया है। तो पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच। चंदौली से आपको खबर दे रहे हैं, जहां नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां चंदौली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक ने जोरदार बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अब पुलिस ट्रक की जांच करने में जुटी हुई है। आगरा के थाना MM गेट क्षेत्र स्थित SN मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में छत का प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा के लिहाज से वार्ड में मौजूद सभी बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने छत गिरने और हादसे में कई बच्चों की मौत की चल रही खबरों को भ्रामक बताया। प्रशासन का कहना है कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ तहरीर दी गई है। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए लोगों से भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करने की अपील की है। तो SN मेडिकल कॉलेज की छत का प्लास्टर गिरने के बाद वार्ड में अफरा तफरी मच गई। आगरा से ये खबर आपको दे रहे हैं, बाल रोग विभाग में घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। SN मेडिकल कॉलेज की छत का प्लास्टर गिरा। ये आज दोपहर में हमारा जो इमरजेंसी में बाल रोग विभाग का जो वार्ड है उसके कोने का एक प्लास्टर छिटक कर गिरा। उसके उपरांत हमने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी जितने बच्चे वहाँ एडमिट थे उन सबको हमने शनय वहाँ से हमने मेन जो हमारी पीडियाट्रिक बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट कर दिया है। इसके कारण से किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। मीडिया में जो सोशल मीडिया में जो खबर छप रही है वो पूर्णतः भ्रामक है और सत्य है।
हमारे सभी बच्चे सुरक्षित हैं और किसी प्रकार से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये आज दोपहर में हमारा जो इमरजेंसी में बाल लोक विभाग का जो वार्ड है उसके एक कोने का एक प्लास्टर छिटक कर गिरा। उसके उपरांत हमने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के आसपास नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर जोन 5 की टीम ने सड़क और पटरी पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान 12 ठेले, 3 गुमटी और 5 काउंटर हटाए गए, जबकि एक लोहे की गुमटी जब्त की गई। अतिक्रमणकारियों से 8,000 शमन शुल्क वसूला गया और दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई करते हुए 6,950 का शुल्क वसूला गया। इस तरह अभियान में नगर निगम ने कुल 14,950 शमन शुल्क वसूल किया। तो गंदगी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। लखनऊ में जबरदस्त गंदगी से लोग परेशान थे। अभियान में कुल 14,950 क्विंटल कूड़ा निकाला गया। अतिक्रमण के खिलाफ चला सघन अभियान, गंदगी के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान में कुल 14,950 शमन शुल्क की वसूली भी की गई। तो देखिए, अतिक्रमण की वजह से जाम पैदा होता है। जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं वो सड़कों पर ठेले लगा लेते हैं, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। गाड़ियों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जब अभियान चलाया गया, ये चेकिंग अभियान चलाया गया, तो 14,000 से ज्यादा का शुल्क वसूला गया और लोगों को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया कि अगर आइंदा इस तरीके की घटना होती है, आइंदा अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाता है तो कार्रवाई होगी। वहीं लखनऊ में महज 30 मिनट की बारिश ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। एलडीए परिसर के पार्किंग स्थल और मोड़ पोर्च में पानी भरने से पूरा क्षेत्र जलमग्न नजर आया। हालात ऐसे बने कि एलडीए के कर्मचारियों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। शहर के विकास और बुनियादी सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद पार्किंग में जल भराव की स्थिति ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। बारिश के बाद सामने आई तस्वीरों को लेकर एलडीए की तैयारियां और जल निकासी व्यवस्था पर चर्चा तेज हो गई। एलडीए की जल निकासी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। करोड़ों के विकास कार्यों के बावजूद जल भराव की स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विकास प्राधिकरण के पार्किंग में पानी भर गया, जहां व्यवस्थाओं की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन यहां जल निकासी व्यवस्था किस तरीके की है आप देख सकते हैं। करोड़ों के विकास कार्यों के बावजूद जल भराव 2-2 घंटे की बारिश में ही देखने को मिलता है। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां पर पानी भरने की ये स्थिति है, जल भराव की ये स्थिति बनी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।